और अब बात देवभूमि की खबरों की भी कर लेते हैं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर नौगांव बाजार में देर रात दुकान में आग लग गई है। बेकरी में आग लगने से पूरी दुकान में रखा हुआ सामान जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने देर रात आग पर काबू पाया। तो नौगांव बाजार में देर रात आग लगी थी और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन बेकरी में आग लगने से पूरी दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। तो पहाड़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जगह पर ठंड ने सब कुछ जमा दिया है। वहीं मैदानी जिलों में शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रविवार को केदारनाथ में तापमान -5 डिग्री रहा है, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी में भी तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने के आसार हैं। बढ़ती ठंड के बाद सीएम ने जरूर अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अब तक भी नैनीताल में अलाव नहीं जल सके हैं। जबकि नैनीताल में सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अलाव नहीं होने का जो असर है वो सीधे तौर पर पर्यटकों पर पड़ रहा है। तो ठंड से स्थानीय लोग भी परेशान हैं। हालांकि कुछ लोग खुद ही अंगीठी जलाकर ठंड से राहत पा रहे हैं। वही पर्यटक गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। नैनीताल में बढ़ रही कड़ाके की ठंड से परेशानियां बढ़ रही हैं, जिसके चलते पर्यटक भी अलाव की मांग कर रहे हैं। हाँ, 3-4 दिनों से ज़्यादा ठंड पड़ी है। उससे पहले ठीक था। 3-4 दिनों से बस ठंडा लगा जाता। उससे पहले तो मतलब ही नहीं कि ठंडा क्या है क्या नहीं है। और दिन में तो पता भी नहीं लगता है ठंड का, कि ठंड है या कि नहीं है। लेकिन 4:30 बजे ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं दिल्ली से आई हूँ और थोड़ा अलाव वगैरह जल जाए, थोड़ा बच्चों के लिए सुविधा हो जाए कि इधर से उधर जाने में, ई रिक्शा वगैरह का, बाकी सब सही है। दिल्ली से आए हैं, ठंड तो बहुत है बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो। उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है और नैनीताल में खासतौर पर ठंड पड़ रही है। देख सकते हैं कि पीछे पूरा नैनीताल है और शाम का वक्त है। हालांकि जो समय है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन जो टूरिस्ट की चहल पहल है वो लगातार पूरे नैनीताल में हो रही है, चाहे वो माल रोड हो या तमाम इलाके में हो। हालांकि मुख्यमंत्री ने अलाव जलाने के निर्देश राज्य में सभी डीएम को दिए थे, उसके बावजूद भी नैनीताल का हाल है, इस जगह पर अलाव आमतौर पर जला करता था, लेकिन अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं हो पाई है। हालांकि ठंड जिस कदर से है, पाला लगातार गिर रहा है, लोग खासा परेशान हैं, चाहे वो टूरिस्ट हों या आम लोग हों। आम लोग खास तौर पर जो अपना आग जलाकर किसी तरीके से राहत कर ले रहे हैं, लेकिन जो टूरिस्ट आ रहा है उसको खास तौर पर परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे, उसके बावजूद भी पालिका ने अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की है। आने वाले दिनों में 31 है, क्रिसमस है, तो इस तरह के अगर हालात बने रहें तो टूरिस्ट को खास तौर पर यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और नैनीताल से हमारे सहयोगी वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लापरवाही बढ़ती जा रही है। जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात के निर्देश दे दिए हैं कि अलाव जलाया जाए, उसके बाद ये लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? वाकई अगर देखा जाए तो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर सभी डीएमओ को कहा था कि जो अलाव की व्यवस्था है वो कर लिया जाए, जो रैन बसेरे हैं उनके इंतजाम बेहतर किए जाएं, लेकिन बावजूद इसके नैनीताल में अभी तक अलाव नहीं जलाए गए हैं, जिसका सीधा असर टूरिस्ट पर पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह से नैनीताल में सुबह शाम ठंड पड़ रही है और जो कड़ाके की ठंड है उसका सामना यहाँ आने वाले टूरिस्टों को झेलना पड़ रहा है। जो पालिका है वो कम से कम 8 से 10 जगहों पर अलाव की व्यवस्था करती थी, चाहे वो माल रोड हो, तलीताल, मलीताल या जो तमाम इलाके हैं वहां पर अलाव की व्यवस्था करती थी, उसका अभी तक इंतजाम नहीं किया गया है। हालांकि कुछ सूत्रों से हमारी बातचीत हुई थी, जो पैसा अलाव या लकड़ी खरीदने के लिए जारी किया जाता था वो पैसा भी अभी तक जारी नहीं किया गया है, जिसका सीधा असर ये हो रहा है कि जो जनता पर इसका असर पड़ रहा है। हालांकि जिस तरह से ठंड पड़ रही है, आम लोग परेशान हैं, टूरिस्ट आ रहा है वो परेशान है और आने वाले दिनों में बड़े इवेंट होने हैं, चाहे वो क्रिसमस हो या फिर 31 हो, टूरिस्ट का रुख वीकेंड पर खास तौर पर यहाँ रहता है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से ठंड पड़ रही है, सीएम ने साफ तौर पर आदेश दिए हैं कि आप व्यवस्थाएं, जो पर्यटक आ रहे हैं या जो बाहर इस तरह से रह रहे हैं या जो आवाजाही करने वाले लोग हैं उनको राहत दी जाए। तो उस पर वीरेंद्र, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है इस लापरवाही का साफ तौर पर जो असर है, एक तो पर्यटकों को पड़ेगा और दूसरी बात यह है कि जो व्यापारी है उन पे भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए।
बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड के बीच मास्टर प्लान के लिए काम जारी है और पहले और दूसरे चरण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। पहले चरण में बद्री झील और शेष नेत्र झील का सौंदर्यीकरण के साथ साथ अराइवल प्लाजा, लूप रोड, आधुनिक तकनीक संयुक्त अस्पताल बनकर तैयार हो चुके हैं। दूसरे चरण में अलकनंदा नदी के सौंदर्यीकरण का कार्य जो है वो भी चल रहा है। हालांकि ठंड में कार्य जरूर प्रभावित हुए हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम में लगातार मशीनों के द्वारा काम किया जा रहा है। धाम में लगभग 350 मजदूर भी मास्टर प्लान के कार्यों में लगे हुए हैं। चमोली से हमारे सहयोगी नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जरा बताइए, बद्रीनाथ में जो मास्टर प्लान का काम है वो किया जा रहा है, उसको लेकर और क्या अपडेट? जी, अगर बद्रीनाथ धाम की बात करें तो लगातार बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। -2 से लेकर 3 तक भी यहाँ पे तापमान पहुंच रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बीच भी लगातार बद्रीनाथ धाम में जो मास्टर प्लान के काम है वो जारी हैं। पहले चरण की अगर बात करें तो लगभग आधे से ज्यादा काम पहले ही पूरे हो चुके हैं, लेकिन जो दूसरे चरण का जो काम चल रहा है, जिसमें अलकनंदा नदी का सौंदर्यीकरण का जो कार्य है वो किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ठंड है उसने मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। लेकिन प्रशासन के पास टारगेट है, क्योंकि 2024 तक बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के अधिकांश काम पूरे करने हैं। लगातार पीएमओ की मॉनिटरिंग जारी है। उत्तराखंड सरकार लगातार बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लानों की मॉनिटरिंग कर रही है। ऐसे में जो निर्माणदायी संस्थाएं हैं और स्थानीय प्रशासन है वो लगातार बद्रीनाथ धाम पहुंच रहा है और मास्टर प्लान के कार्यों का जायजा भी ले रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन चुनौतियां भी कई सारी नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए नितिन। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी मोड में बीजेपी दिख रही है। सम्मेलनों के बाद अब वोट शेयर बढ़ाने पर मंथन हो रहा है। गढ़वाल और कुमाऊं में सम्मेलन के बाद सांसदों के प्रवास और पीएम मोदी के दौरे के बाद जीत को लेकर आश्वस्त है। वोट शेयर बढ़ाने पर काम कर रही हैं। तो गढ़वाल कुमाऊं में सम्मेलन के बाद तैयारियां देखी जा रही हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मूड में है। वोट शेयर बांटने पर मंथन है। सांसदों के प्रवास को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं और वोट शेयर बांटने पर काम हो रहा है। और हमारे साथ सहयोगी भारती हमारे साथ जुड़ गई है। भारती, जरा बताइएगा, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए तैयारियां किस तरीके से की जा रही हैं? वोट शेयर किस तरीके से बांटने का काम किया जा रहा है? देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने अपने पहले एससी फिर एसटी सम्मेलन किए। उसके बाद कल भी सम्मेलन हुआ, जिला सम्मेलन यहाँ पर हो रहे हैं और इसकी जो कमान है वो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने और तमाम पदाधिकारियों को यहाँ पर दे दी गई है कि किस तरीके से जनता के बीच में जाया जाए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तराखंड आए उसके बाद बीजेपी इस लिए तो आश्वस्त हो गई है कि वो जीत रहे हैं, 5 लोकसभा सीट को वो जीत रहे हैं, इस बात को लेकर वो आश्वस्त है। लेकिन उनको अब इस बात का डर है और इस बात पर वो काम कर रही है कि कैसे अपना वोट शेयर बढ़ाया जाए और इस दिशा में अब काम किया जा रहा है। जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं यहाँ पर यही दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि जनता के बीच में जाया जाए, सांसद ज्यादा से ज्यादा प्रवास करें, जो ड्यूटीज उनकी लगी हुई हैं उसमें वो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, गांव में रुके, क्षेत्रों में रुके और जनता को यहाँ पर कन्विंस करें कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट करें। जहाँ जहाँ पर बीजेपी के वोट शेयर पिछले लोकसभा चुनाव में कम रहे या विधानसभा चुनाव में कम रहे हैं, उस पर बीजेपी अब पूरा काम कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। बीजेपी हमेशा ही चुनावी मूड में नजर आती है। बहुत शुक्रिया भारती इस पूरी जानकारी के लिए। रुद्रपुर में बीजेपी के युवा सिख सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिख समाज के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा है 1947 में विभाजन के दौरान शहीद हुए लोगों की याद में रुद्रपुर में एक स्मृति स्थल बनाया जाएगा। इसके अलावा सीएम धामी ने ऐलान किया है कि सिखों की शादी के लिए उत्तराखंड में आनंद कारज एक्ट लागू किया जाएगा। साथ ही किसानों को 5 लाख तक लोन पर मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी भी छूट भी रहेगी। सीएम ने घोषणा की है कि वर्ग 4 की जमीनों के नियमितीकरण की सीमा को बढ़ाया जाएगा और कुमाऊं से अमृतसर के लिए ट्रेन चलाने को लेकर केंद्र सरकार के सामने मजबूत पैरवी करेगी। बाजपुर में जमीन के मालिकाना संबंधित दिक्कतों का भी सीएम धामी ने समाधान का भरोसा दिया है। स्मृति स्थल उसका निर्माण यहाँ करवाया जाएगा। मैं इसकी विश्वास करता हूँ और जो हमने आनंद कारज एक्ट
जो मंत्रिमंडल ने हमारा निर्णय लिया है उस आदर्श नागर चैरिटी को हम बहुत जल्दी उसको लागू करेंगे। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर ही गढ़ी कैंट देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और अल्पसंख्यक आयोग की बुक का विमोचन भी किया है। सीएम ने अल्पसंख्यक समुदाय के सभी लोगों को शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। अयोध्या में उत्तराखंड सरकार राम मंदिर के नजदीक अपना स्टेट गेस्ट हाउस बनाएगी। जनवरी में उत्तराखंड को अयोध्या में यूपी सरकार जमीन भी अलॉट कर सकती है। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए बड़ा तीर्थ स्थल बनता जा रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाएगी। ऐसे में उत्तराखंड सरकार अयोध्या में अपना गेस्ट हाउस बनाना चाहती है। सीएम धामी के निर्देश पर राज्य संपत्ति विभाग की एक कमेटी ने अयोध्या का दौरा किया और 4000 स्क्वायर मीटर जमीन का साइट प्लान मुख्यमंत्री को सौंपा। सीएम धामी ने कहा कि अयोध्या में जमीन मिलते ही गेस्ट हाउस का काम शुरू कर दिया जाएगा। हमने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि हमको, चूंकि भगवान राम का इतना बड़ा भव्य और दिव्य मंदिर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोगों का अयोध्या से बड़ा संबंध है और हमारा पहले प्रदेश उत्तर प्रदेश ही हुआ करता था, तो एक भवन उत्तराखंड के लोगों का भी होना चाहिए। तो वहाँ की सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। जल्दी हमको जमीन मिलेगी तो हम भवन का काम आगे बढ़ाएंगे। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार हफ्ते भर पहले ही अयोध्या में न्यू टाउनशिप का लेआउट फाइनल कर चुकी है। जनवरी से यूपी आवास विकास परिषद यहाँ प्लांटों का आवंटन शुरू करने जा रही है, यानी कि जनवरी में उत्तराखंड को गेस्ट हाउस के लिए जगह अलॉट हो जाएगी, जिसके बाद रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को फायदा मिलेगा। इसका भव्य उद्घाटन होने जा रहा है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप वहाँ पे स्टेट गेस्ट हाउस बनाने जा रहे हैं और इसके लिए भूमि भी चिन्हित कर दी गई है और मुझे लगता है कि शीघ्र ही ये बनेगा और एक हमारा आस्था का केंद्र अयोध्या धाम है और वहाँ जब हमारे स्टेट के लोग जाएंगे उनके लिए वहाँ पे सुविधा मिलेगी। मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। उत्तराखंड का एक गेस्ट हाउस राम मंदिर से करीब 6.5 किलोमीटर दूर होगा। बावजूद इसके गेस्ट हाउस से सीधे राम मंदिर की धर्म ध्वजा नजर आएगी। अयोध्या में उत्तराखंड समेत करीब 15 राज्यों ने गेस्ट हाउस बनाने को जमीन के लिए यूपी को प्रस्ताव भेजा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कैंप कार्यालयों पर बताया है कि कोटद्वार में जल्द ही 135 करोड़ की लागत से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा और बस अड्डे का 9 करोड़ की लागत से रिनोवेशन कराया जाएगा। ऋतु खंडूरी ने कहा है कि बरसात में टूटे मालन पुल को 28 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा और इसके लिए शासन में प्रस्ताव भेजा जा चुका है। साथ ही 6 करोड़ की लागत से डिग्री कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल का भी निर्माण किया जाएगा। धन्यवाद करती हूँ मैं भारत सरकार का कि उन्होंने हमें ये 135 करोड़ दिए हैं एसटीपी बनाने के लिए। साथ ही साथ 2 चीज़ें, एक मालन पुल और एक हमारा जो कौड़िया से लेकर और चिल्लर खाल तक जो मेन रोड है, जो लाइफलाइन है कोटद्वार की, उसको भी ठीक करने का प्रयास है और बहुत जल्द एस्टिमेट्स पहुँच गए हैं सारी। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कोविड के नए वेरिएंट JN1 को लेकर दून अस्पताल में इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। दून अस्पताल में कोविड की जांच भी शुरू हो गई है। हरिद्वार में मरे हुए लोगों के नाम पर भी राशन बंट रहा है। जिले के अधिकारी सूचना देने को भी तैयार नहीं है। मामला सूचना आयोग तक पहुंचा तो अब खाद्य आपूर्ति मंत्री एक्शन की बात कर रहे हैं। सूचना आयोग में मामला न पहुंचा
तो शायद हरिद्वार में खाद्य आपूर्ति विभाग के अफसरों की नींद नहीं टूटती और न ये पता चलता कि रुड़की के नजदीक रतनपुर गांव में कैसे मर चुके लोगों के नाम पर भी राशन बंट रहा है। इस गांव के मुर्तजा नाम के व्यक्ति ने जब जानकारी मांगी तो ना कोई जानकारी मिली और न शिकायत पर कोई कार्रवाई हुई। इसी पर राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने जिला पूर्ति अधिकारी को जांच करने के लिए कहा। तब पता लगा कि रतनपुर गांव में 19 लोगों के मरने के बाद भी उनके नाम पर राशन बंट रहा है। तो यही हाल मिर्जापुर गांव का है। ये हाल हरिद्वार जिले के 2 गांव का है, तो सोचिए पूरे प्रदेश में क्या हाल होगा। अंत्योदय राशन कार्ड 1,83,474, प्राथमिक परिवार के 12,13,102 राशन कार्ड, राज्य खाद्य योजना 9,59,395 राशन कार्ड हैं, जो कुल 23,55,971 राशन कार्ड हैं और जिनमें करीब 64 लाख लोगों के नाम दर्ज है। आरटीआई के खुलासे और अफसरों की लापरवाही पर खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने एक्शन की बात कही, तो पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रीतम सिंह ने इसे अफसरों और राशन डीलर की लापरवाही माना। मैं समझती हूँ कि जीरो टॉलरेंस की सरकार में हर प्रकार की नीति, चाहे वो लापरवाही के संदर्भ में यदि किसी ने बरत दी हो, चाहे वो अनियमितता के संदर्भ में बरती गई हो, किसी भी तरीके से बर्दाश्त के काबिल नहीं है। संज्ञान में लिया जाएगा और निश्चित रूप से ऐसे, चाहे वो हमारे अधिकारी रहे हों, कर्मचारी रहे हों, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सरकार को इस पर संवेदनशील होना चाहिए, समय समय पर जो है इस दिशा में जो है कदम उठाने चाहिए ताकि इस तरीके की अनियमितता नहीं हुई। ये तो 19 लोगों का मामला है, अगर आप पूरे प्रदेश के अंदर इसकी जांच कराएंगे तो ये संख्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। फ्री राशन स्कीम सरकार गरीबों के लिए चला रही है ताकि कोई भूखा न रहे, लेकिन अफसरों की लापरवाही से मरे हुए लोगों के नाम पर भी राशन बंट रहा है। रुड़की से मनोज जुएल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। पहाड़ों पर गुलदार और बाघ का आतंक है। अब एक बार फिर नैनीताल में गुलदार देखने का वीडियो वायरल हो रहा है और 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं वो नैनीताल की धारी की बताई जा रही है। इसमें गुलदार अपने परिवार के साथ सड़क पर घूम रहा है। गुलदार का परिवार पे खौफ घूमता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो धारी का बताया जा रहा है, जहां पर इन दिनों गुलदार की खासी दहशत है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रही हैं नैनीताल के पोटिया बैंड का है, जहां पर गुलदार आबादी वाले इलाके में पहुंच गया है और घरों के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। गुलदार की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उत्तराखंड में बाघ और गुलदार का आतंक कम होने के बजाय हर रोज बढ़ रहा है। अब हालात ये है कि नैनीताल और अल्मोड़ा के बाद पौड़ी जिले में भी दहशत कई गुना बढ़ गई है। पौड़ी में 7 स्कूलों में 2 दिन के लिए बंद किया कर दिया गया है, तो वहीं अल्मोड़ा में तो लोगों को वन विभाग का घेराव तक करना पड़ा। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब इनके बढ़ते हौसलों ने चिंता बढ़ा दी है। पहले आमतौर पर गुलदार ही मुसीबत माना जा रहा था, लेकिन अब पहाड़ चढ़ रहे बाघ भी लोगों की जान के दुश्मन बन गए हैं। जंगली जानवरों का ये आतंक कैसे जनजीवन को इस तरह से प्रभावित करने लगा है कि पूरे इलाकों में स्कूल को बंद करने को मजबूर होना पड़ रहा है। बाघ के खौफ से स्कूल बंद हुए। अप्रैल में पौड़ी के धूमाकोट में 2 लोगों को बनाया था शिकार। बाद में पूरे क्षेत्र में 15 स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी घोषित की गई। दिसंबर में भीमताल में बाघ ने 2 महिलाओं को मार दिया। भीमताल में 2 दिन के लिए स्कूलों को बंद किया गया। पौड़ी के एकेश्वर में भी गुलदार का खतरा बढ़ गया। डीएम के आदेश पर 19 दिसंबर तक 8 स्कूल किए गए बंद। अल्मोड़ा में बाघ और गुलदार के साथ में जंगली सुअर का आतंक भी बना हुआ है। यहाँ सोमवार को लोगों ने वन विभाग के ऑफिस पर प्रदर्शन किया। दिक्कत ये हो रही है कि उसके बगल में जहाँ पर गुलदार पाया गया वहाँ पर हमारा इंटर कॉलेज है, जहाँ से लगभग 10-15 ग्राम सभाओं के बच्चे आते हैं। जो लोग स्कूल आने में बड़ा डर रहे, भयभीत हो रहे हैं और उनके माँ बाप भी काफ़ी डरे हुए हैं। जंगल से घास वास लाने में दिक्कतें हो रही है, जिससे उनका गुलदार से एकदम से सामना हो जा रहा है और बच्चे जो हैं स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि सुबह के समय और शाम के समय जल्दी अंधेरा हो जा रहा है और गुलदार का नैनीताल में 2 महिलाओं की मौत में आदमखोर बाघ अभी भी पकड़ा नहीं जा सका।
वन विभाग इसके लिए भारतीय वन्य जीव संस्थान की भी मदद ले रहा है, तो वहीं पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वन विभाग ने बाघ को कैद करने के लिए 5 अलग-अलग टीमें, डॉक्टर भी तैनात किए हैं। करीब 5 टीम हमारा बना हुआ है। अगल बगल के जितने भी हमारा वन प्रभाग है वहाँ से भी स्टाफ कार्मिक को हमें डिप्यूट किए हैं और ये उसका पूरा सर्च ये चल रहा है। 2 डॉक्टर का टीम भी है उसमें, तो अभी उसमें यही ये कर रहे हैं। और जो गांव प्रभावित गांव है या जहाँ पे साइटिंग होने का सूचना मिल रहा है वहाँ पे हमारा स्टाफ जो है डिपार्टमेंट का वो लोगों को मदद कर रहा है। बाघ, गुलदार, भालू के ये हमले सर्दियां शुरू होने के बाद तेजी से रिकॉर्ड किए गए हैं। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड भी बताता है कि सर्दियों में जानवरों के हमले अधिक बढ़ जाते हैं और इसका कारण है सीजनल वेरिएशन। वन विभाग खासकर जंगल से लगे आबादी क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। पिछले 2 महीनों में रिकॉर्ड 16 लोगों की मौत ने वन विभाग के भी पसीने छुड़ा दिए हैं। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ में देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर भी। रामनगर काशीपुर रोड पर कार ने बाइक सवार को मारी है टक्कर, जिसमें एक शख्स की हो गई है मौत। रामनगर के पीरुमदारा में गोली चली है, जिसमें कि हरप्रीत नाम के शख्स के कंधे में गोली अटक गई है, जबकि दूसरे शख्स के कमर से छूकर गोली निकल गई है। विकासनगर के जामन खाता में आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर लग रहे मोबाइल टावर का ग्रामीणों ने विरोध किया। अल्मोड़ा में ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने के लिए 19 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, लेकिन इसके बावजूद पहले फेज का काम कछुआ गति से चल रहा है। हरिद्वार के लक्सर के शेखपुरी गांव में चोरों ने एक घर में लाखों की चोरी की है। चोर करीब 2 लाख कैश और 6 तोला सोना लेकर फरार हो गए। रुड़की के पाटली गुज्जर में करोड़ों की लागत से अंडरपास बनाया गया है, लेकिन पिछले लंबे समय से अंडरपास में पानी भरा हुआ है और आवाजाही बंद है। ऋषिकेश के जोगीवाला में विकसित भारत संकल्प यात्रा का सोमवार को समापन हुआ है। इस मौके पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। हल्द्वानी की गौला नदी में खनन का मामला गरमाया है। खनन टेंडर को निजी हाथों में देने की तैयारी की जा रही है। हरिद्वार में ट्रैफिक पुलिस ने इन दिनों सड़क पर चलने वाले वाहनों पर रिफ्लेक्टर रिबर लगाने का अभियान चला रखा है। देहरादून में 2 से 5 जनवरी के बीच इंडोर लिबर्टी आर्चरी लीग का आयोजन होगा, जिसमें कि 5 टीमों में 40 खिलाड़ी भाग लेंगे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं।